नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वन लाइनर पीवाईक्यू क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें कि हमने आज जिस विधा को शामिल किया हुआ है, उसका नाम है आलोचना। इसकी जानकारी हमने कम्युनिटी सेक्शन में और टेलीग्राम चैनल में पहले ही दे दी थी। तो आप अपने दिमाग में एक माइंडसेट ज़रूर बना लिए होंगे कि आलोचना से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम सवालों पर आएँगे, लेकिन उसके पहले आलोचना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। जब भी आलोचना की बात आती है, तो वर्तमान समय में हम आलोचना के सीमित अर्थ को लगाते हैं, जैसे कि किसी की निंदा करना या फिर बुराई करना। लेकिन अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखें, तो आलोचना का अर्थ काफ़ी व्यापक है और विस्तृत है। आमतौर पर ये माना जाता है कि आलोचना का जो काम है, वो रचना या रचनाकार और पाठक के बीच में पुल का काम करना है, मतलब कि जोड़ना है। कोई रचनाकार है, उसने रचना कर दिया और वो रचना पाठकों के बीच में आई, तो पाठक अपने विचार और दृष्टिकोण से ही उसको ग्रहण करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन पाठकों का जो विचार और दृष्टिकोण होता है, आलोचकों की अपेक्षा थोड़ा-सा सतही तौर का होता है या फिर सामान्य होता है। लेकिन आलोचक जब उस रचना का मूल्यांकन करता है, विश्लेषण करता है, समीक्षा करता है, गुण या दोष बतलाता है, तो वो अलग तरीके का व्याख्या करता है और रचना को एक नया आयाम देता है। तो आलोचना आप देख रहे हैं कि व्यापक अर्थों में यहाँ पर प्रयुक्त है। वैसे सामान्य तौर पर इसके अर्थों को लेकर हम कई बार बोल देते हैं कि मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, समीक्षा करना, गुण और दोष को बतलाना। इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। आलोचना में केवल दोष और बुराई ही नहीं बल्कि गुण को भी दिखाया जाता है। आमतौर पर हिंदी साहित्य में या फिर जितनी भी विधाएं हैं, खासतौर से अगर हम कविता देखें, नाटक देखें, कहानी, उपन्यास, इनके अलग-अलग आलोचक हैं और आलोचनात्मक किताबें हैं। ऐसा माना जाता है कि जो आलोचना है, वो सृजनात्मक विधा के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन काशीनाथ सिंह ने एक किताब लिखी जिसका नाम है आलोचना भी रचना है। यानी कि जिस तरीके से अन्य रचनाएं हैं जिनको कि हम सृजनात्मक रूप में मानते हैं, वैसे ही आलोचना भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आलोचना की बात आएगी, तो आपके दिलो दिमाग में ये बातें जरूर बैठेंगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि आलोचना का क्षेत्र विस्तार है। आप देखेंगे कविता की आलोचना की जाती है, नाटक, कहानी, उपन्यास के साथ आप देखेंगे कि विमर्शों पर आधारित भी आलोचनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी और सामान्य तौर पर भी। यदि आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो इनको आधार बनाते हुए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर भी आलोचना का कहीं न कहीं समावेश है। आमतौर पर जितने भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उनके अंदर आलोचनात्मक गुण होता है। आलोचकीय दृष्टिकोण होगा, तभी हम किसी रचना या फिर रचनाकार का मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो भी इतिहास लेखन है, वो भी आलोचना के अंतर्गत ही आता है। इसलिए किताब का नाम भी है इतिहास और आलोचना। आपके दिमाग में आ गया होगा कि उसके लेखक कौन है। तो देखा जाए, बहुत सारे ऐसे हिंदी में आलोचक हैं जो कि अलग-अलग विधाओं के लिए जाने जाते हैं। जिसमें कि कविता की अगर बात करें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा इत्यादि का नाम आप ले सकते हैं। वहीं नाटक की बात करें, तो नेमीचंद्र जैन, जयदेव तनेजा, दशरथ ओझा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। और भी नाम इसमें आ सकते हैं। अगर कहानी की बात करें, तो नामवर सिंह, देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, विश्वनाथ त्रिपाठी, मधुरेश इत्यादि का नाम आप ले सकते हैं। इनकी पुस्तकों को भी आपने पढ़ा होगा और जैसे ही मैं नाम ले रहा हूँ, आपके दिलो-दिमाग में उनकी पुस्तकों का नाम भी आ रहा। और क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कई जगहों पर, अगर उपन्यास की बात करें, तो गोपाल राय, रामदरस मिश्र, मधुरेश और रामविलास शर्मा इत्यादि ने कई किताबें लिखी हैं। और यहाँ तक कि नामवर सिंह ने भी यहाँ पर उपन्यास को लेकर भी कई आर्टिकल इत्यादि उन्होंने लिखा हुआ है। तो ढेर सारे आलोचक हैं, लेकिन मैं उन मेन आलोचकों का ही नाम लिया हूँ। अ, अगर आपको कभी इंटरव्यू में कोई पूछ दे या फिर
किनकी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, तो ढेर सारे आलोचकों के बजाय आप अगर इन मुख्य आलोचकों को ध्यान में रखेंगे, तो हो सकता है कि आप सही जानकारी पा जाएँ। वैसे तो आपको देखेंगे कि मार्केट में तमाम आलोचक घूम रहे हैं, जो एक भी किताब नहीं लिखे हुए हैं, उनको भी कई बार हम आलोचक, समीक्षक, अध्येता इत्यादि के रूप में देख लेते हैं। इस तरीके के लोग ज़्यादातर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मिल जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि आप लोग किसी न किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो हमें वहाँ से भी जुड़कर चीज़ों को देखना है। तो ये तो बात रही आलोचना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। हमने बतला दिया कि जब भी आलोचना की बात आएगी तो आपके दिमाग में उसके अर्थ को लेकर और उस आलोचना का जो विस्तार है अलग-अलग विधाओं में, वहाँ से संबंधित जो प्रमुख आलोचक हैं, आप उनको समझ पाएँगे। अब हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। आप देख रहे हैं कि प्रश्न लगभग यहाँ पर जो शामिल किए गए हैं, 115 इनकी संख्या है और आप देखेंगे घुमा-फिरा कर परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे जाते रहे। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि रामविलास शर्मा कैसे समीक्षक हैं? आप देखेंगे कि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक हैं और इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी साहित्य में 5-6 महत्वपूर्ण कवियों और रचनाकारों पर इनकी किताबें मौजूद हैं, जो कि किसी न किसी इतिहास के पूरक के तौर पर हैं। चाहे आप तुलसीदास को ले लीजिए, चाहे हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को ले लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को ले लीजिए, निराला को ले लीजिए या फिर प्रेमचंद को भी ले सकते हैं। तो पूछा जाता है रामविलास शर्मा से घुमा-फिरा कर सवाल प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे कथन को लेकर या फिर उनके आलोचकीय स्वभाव को लेकर। तो ये मार्क्सवादी समीक्षक रहे हैं और मार्क्सवादी शब्द के लिए हम प्रगतिवादी या फिर साम्यवादी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो रामविलास शर्मा को आप लोग ध्यान में रख लिए होंगे। अगला जो पॉइंट है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। इसको मैंने हाइलाइट किया हुआ है और आप देखेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है कि किसका कथन है। सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन कई बार परीक्षाओं में आप देखते हैं कि इस वाक्य को थोड़ा-सा बड़ा करके या फिर विस्तार देकर भी पूछ लिया जाता है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमोपेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुःख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की परिभाषा भी दी है कि किसको हम साहित्य कह सकते हैं और उन्होंने उसे ही साहित्य माना जिसके केंद्र में कौन है? मनुष्य है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक पुस्तकों को देखेंगे या निबंधों को देखेंगे तो मनुष्य को उन्होंने केंद्र में रखने की कोशिश की हुई है। अगला जो पॉइंट है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। आपके दिमाग में आ गया होगा कि निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में बटी हुई पुस्तक है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका है प्रभा खेतान और कई बार तो द सेकंड सेक्स इत्यादि से भी सवाल पूछ लिया जाता है। यहाँ पर प्रभा खेतान को जरूर आप ध्यान में रखिए। अगला पॉइंट है कि महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन है। कथन का जो सही जवाब है वो है ममता कालिया। वैसे भी आप देखेंगे कि महिला आलोचकों में बहुत कम नाम आता है। हाल-फिलहाल में समकालीन में कई महिलाएँ आ गई हैं, जैसे कि अनामिका का नाम ले लेंगे, निर्मला जैन का नाम ले सकते हैं आप, साथ में ममता कालिया इत्यादि का नाम भी ले सकते हैं। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा सुमन राजे, उनका नाम आप ध्यान में रख सकते हैं और सुमन राजे से रिलेटेड आप देखेंगे कि सप्तक से जुड़ा हुआ भी सवाल पूछा जाता है। तो जब मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, तो जो विद्यार्थी ज़्यादा दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में सारी चीज़ें एकदम से पिंच कर रही होंगी और जो अभी हाल-फिलहाल में तैयारी शुरू किए हुए हैं, वो अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है? तो ममता कालिया ने क्या कहा कि महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। यानी कि जो भी आलोचक हैं, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। विमर्श कहकर या फिर अपनी पीड़ा को प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए उसको थोड़ा-सा हाशिए में ही रखा हुआ है। ऐसा कहना है ममता कालिया। साहित्यालोचन के लेखक हैं, यानी कि साहित्यालोचन आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है? श्याम सुंदर दास। निर्मला जैन की कृति
कथा समय में तीन हमसफर कौन कौन है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा। और जैसे इन तीनों नामों को आप देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं कहानी विधा से जुड़े हुए प्रतीत आपको लग रहे होंगे और इन महिला कथाकारों को, खासतौर से मैं उपन्यासों को भी जोड़ सकता हूँ इसमें, तो कहानियाँ और उपन्यास इन तीनों रचनाकारों के आपने ज़रूर पढ़े होंगे। खासतौर से मन्नू भंडारी की कहानियाँ यही सच है आपने पढ़ा होगा कहानी के रूप में, या फिर उषा प्रियंवदा की वापसी, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया है, ढेर सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी हुई हैं। तो निर्मला जैन ने एक पुस्तक लिखी, कथा समय में तीन हमसफर, और तीनों हमसफर कौन है वो महत्वपूर्ण। इसी तरीके से एक और प्रश्न पूछा जाता है, नई कहानी आंदोलन से रिलेटेड। आपके दिमाग में आ गया होगा कि मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, इसको आप चाहें तो क्रम भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें कोरिलेट करके जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं मिला है? सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी। हालांकि ऑप्शन में आप देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष भी कई बार पूछा जाता है। अब हिंदी नवरत्नों की बात यहाँ पर की गई है, तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें आप देखेंगे कि चंद बरदाई का नाम है, कबीर, सूर, तुलसी, यानी भक्ति काल से आप देख रहे हैं कि तीन कवियों का नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। फिर केशव, बिहारी, देव और हरिश्चंद्र का इसमें नाम आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर हिंदी नवरत्न में 9 कवियों का जिक्र किया गया है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी का नाम यहाँ पर नहीं है। तो मेन फोकस यहाँ पर आपको करना है कि भक्ति काल से कितने कवियों को शामिल किया गया, ठीक है? आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। और कामायनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचनात्मक कृति है? आपके दिमाग में आ गया होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, और ये कई पाठ्यक्रमों में भी लगी हुई पुस्तक है। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया? आलोचना में आप देखेंगे कि संपादन को भी शामिल कर लिया जाता है। तो मुक्तिबोध रचनावली जो है, नेमी चंद्र जैन ने इसको संपादित किया है। कुल 6 खंडों में ये रचनावली प्रकाशित हुई है, और 6 खंड में किसी में आलोचना, किसी में कहानी, किसी में निबंध, किसी में पत्र को शामिल किया गया है, ठीक है? तो नेमी चंद्र जैन ने एक तरीके से मुक्तिबोध की रचनाओं का कलेक्शन किया हुआ है, जिसका नाम है रचनावली। सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? ये भी कई बार सवाल पूछा जाता रहा है। सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी। और जब भी छायावाद इत्यादि की बात आती है, तो आपके दिमाग में नंद दुलारे वाजपेयी का नाम आ जाना चाहिए। रंग दर्शन के रचनाकार नेमी चंद्र जैन। और जब नेमी चंद्र जैन का नाम आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक सप्तक का नाम जरूर आना चाहिए कि नेमी चंद्र जैन का संबंध किस सप्तक से। आप देखेंगे जो तार सप्तक है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें जितने भी कवि शामिल किए गए हैं वो अपने समय के आलोचक भी रहे। आप इस चीज को फील करेंगे, महसूस करेंगे जब तार सप्तक के कवियों को एक जगह देखेंगे। तो इसमें से एक नाम है नेमी चंद्र जैन, जिन्होंने लिखा रंग दर्शन। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि नेमी चंद्र जैन का संबंध किससे है? वो है नाटक आलोचना से संबंधित है, जिसको कि हम नाट्य आलोचन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। किसने माना है? सही जवाब है रामविलास शर्मा ने। नामवर सिंह किस तरीके के समीक्षक रहे हैं या फिर आलोचक रहे हैं? सही जवाब है मार्क्सवादी। जैसे रामविलास शर्मा है उसी तरीके से नामवर सिंह भी। हालांकि इन दोनों की आलोचनाओं में हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पीएचडी इत्यादि के टॉपिक्स को लेकर खोजते रहते हैं कि नया टॉपिक क्या हो सकता है, तो इन दोनों आलोचकों का, चूंकि दोनों मार्क्सवादी हैं, लेकिन इनकी आलोचना में बहुत जगहों पर अंतर विरोध भी है, तो उसको आप खोज सकते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? बहुत ही जबरदस्त तरीके का प्रश्न है। सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऐसे लगेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के गद्यों के बारे में इस तरीके की बात नहीं हो सकती, लेकिन जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा हुआ है, ठीक है? इसीलिए
हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की सीरीज चला रहे हैं। हमें पता है कि सवाल कहाँ से बनते हैं, और जब हमारा बेस मजबूत रहेगा तो कहीं से भी सवाल बनेंगे, हम हल कर पाएंगे। अगला पॉइंट है कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनावल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? सही जवाब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और ये बात किसने कही है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चन सिंह ने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मतलब कि एक आलोचक दूसरे आलोचक का मूल्यांकन करते हुए लिखता है कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। मतलब कि किसी के प्रति पहले से ही पूर्वाग्रह रहकर नहीं, बल्कि आप उसकी रचना को देखकर मूल्यांकन करना और निर्मल विवेचन करना, मतलब उसमें स्पष्टता। निर्मल पानी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप स्पष्टता या फिर स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। मतलब आलोचना का मतलब ये है कि गुण और दोष का एकदम से निष्पक्ष तरीके से तटस्थ होकर मूल्यांकन करना। कुल मिलाकर बात यही है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन है बच्चन सिंह का, वो भी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ये कथन लिया गया है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हमने उसके जो की पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा की हुई है। 2.5 घंटे की वीडियो है। जो विद्यार्थी पुराने हैं उनको बताने की जरूरत नहीं, जो नए हैं और वो उसको जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आप समय देंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा गंभीर होकर ही पढ़ाता हूँ। मैं आप सभी के जीवन की कीमत को समझता हूँ, समय को लेकर और बचत को लेकर। दोनों हमें पता है। नहीं तो मैं भी चाहता तो अपनी दर्द भरी कहानी को सुनाता और फिर जो स्टॉक में चला जाता, इधर उधर चला जाता। लेकिन मुझे मालूम है कि हर परीक्षार्थी जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो विद्यार्थी है, उसके संघर्ष की कहानी है। तो हम दर्द भरी कहानियां कितनी सुने। तो इसीलिए गंभीर होकर ही हम पढ़ाते हैं। और मनोरंजन आपको अगर चाहिए तो मुझे आप माफ करेंगे, मनोरंजन कभी कभार मिल सकता है, लेकिन उसका भी एक अलग टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि ये एक ऐसा चैनल है को हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो ना आपको मिले। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा सा खाना बना हुआ है तो अपने से निकाल कर खाना पड़ेगा। ये यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हैं। तो देखिए, कुल बात यहाँ पर कही गई बच्चन सिंह द्वारा हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास के अंतर्गत कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के रूप में लिख रहे हैं। अगला पॉइंट है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। ये कथन किस आलोचक का है? सही जवाब है नामवर सिंह। और किस पुस्तक में उन्होंने इस बात को लिखा? कविता के नए प्रतिमान। और आप देखेंगे कि ये सवाल भी पूछा जाता है कि कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है या फिर आलोचक कौन है। तो सही जवाब हो गया नामवर सिंह। ठीक है। अगला पॉइंट है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय। एक चीज आप देखेंगे, बाबू गुलाब राय का अप्रोच थोड़ा सा काव्य शास्त्रीय रहा है। और उन्होंने अपने समय के जो भी निबंध लिखे जा रहे थे उसकी खुद आलोचना उन्होंने की कि आजकल के जो निबंध है वो निबंध कम है। निबंध का माना जाता है कि विचार को बद्ध करके, या फिर कोई विचार है उसको बद्ध करके प्रस्तुत करना। विचारों की बद्धता की श्रृंखला को हम निबंध कह सकते हैं। लेकिन ये निबंध अब निबंध न रह के आलोचना की ओर दौड़े जा रहे हैं। और आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी। हर व्यक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, तो ये आचार्य आचार्य देखकर बाबू गुलाब राय एकदम भड़क उठे। ठीक वैसे ही जैसे आप इस समय देख रहे होंगे कि अगर टीचर आपको बनना है तो पहले आपको अपराध करना पड़ेगा, पिस्टल हाथ में उठाना पड़ेगा, तब आप टीचर बन पाएंगे। आजकल जब से एक टीचर जो कि राजनीति में आ गए हैं, और वो बताया करते थे कि बचपन में वो बदमाश थे, तब से तमाम यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर उनको अपना आदर्श मानते हुए वो भी बताने लगे कि मैं पहले ये था फिर मैं ये हो गया। तो इसको कहते हैं आलोचना।
ये है आलोचना। बाबू गुलाब राय ने उस अपने समय के निबंधकारों के बारे में बात कही है। स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि अपने दिमाग में चीजों को बैठा लीजिए। अगला पॉइंट है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी पूर्ण परिणत होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। तो आप पढ़ेंगे कविता क्या है इत्यादि में, तो इस तरीके की पंक्तियां आपको मिल जाएंगी। अगला पॉइंट है, वह रचनाकार जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यावहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है। सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को पढ़ेंगे जो कि ललित निबंध के तौर पर है, जिस पर कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, या फिर इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, तो वहां पर भी ये लक्षण आपको दिख जाएंगे। अगला पॉइंट है, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या था? भारत, इतिहास और संस्कृति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? सही जवाब है रामविलास शर्मा। और मैंने शुरू में ही कहा कि रामविलास शर्मा ने ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हुए हैं कि उनके बिना कोई भी एग्जाम अधूरा है। इनसे संबंधित सवाल आते ही आते हैं, चाहे कथन के तौर पर आ जाए, चाहे इनकी जो भी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं उनसे संबंधित सवाल आ जाए। अगला पॉइंट है, वह रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। सही जवाब है रामविलास शर्मा। यानी रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तो लिखी, उन्होंने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख उस जमाने की निकलने वाली पत्रिका चांद में लिखा, जिसका शीर्षक था निराला जी की कविता। सही जवाब है रामविलास शर्मा। आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि चांद पत्रिका का संपादन कौन कर रहा था। एक से अधिक लोगों ने किया है, लेकिन एक छायावादी कवि या कवित्री का संबंध इस पत्रिका से रहा है। अगला पॉइंट है, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसकी है? सही जवाब है रामविलास शर्मा। ज्ञान राष्ट्र के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देव और बिहारी पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है कृष्ण बिहारी मिश्र। आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो देव और बिहारी को लेकर अलग अलग आलोचकों ने आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हुई हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक विवाद हो गया था। इसको लेकर मैं भी बहुत पहले कुछ वीडियोज बनाया हुआ हूँ। और अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो आलोचना वाला जब पार्ट आएगा तो वहां पर और चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि देव और बिहारी पुस्तक के रचनाकार हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। वह लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसे हम उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट के रूप में प्रेमचंद को जानते हैं, उसी तरीके से आलोचना के क्षेत्र में हम अगर सम्राट किसी को मानते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हैं। और आप लोगों को अब समझ में आने लगा होगा कि इस चैनल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज क्यों चलाई जा रही है। जब हम सम्राट को समझ जाएंगे तो और जितने बाकी बचे हुए लोग हैं उनको तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। की पॉइंट्स मैं आप सभी को बतलाता हूँ। हो सकता है कि मेरा वीडियो लेक्चर आप लोगों को भारी लगता हो, बोरियत महसूस होती हो, लेकिन आप जानते हैं कि कड़वी चीजें ही सही होती हैं और वो कुछ अगर नुकसान नहीं करेंगी तो लाभ ही पहुंचाएंगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खुजराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है या फिर ये किसका कथन है? सही जवाब है डॉक्टर बच्चन सिंह, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में इस चीज को कहा हुआ है। आमतौर पर विद्यापति को लेकर एक बड़ा ही फेमस है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये वाला कथन, ये भक्त कवि हैं कि श्रृंगारी कवि हैं। तो यहाँ पर बच्चन सिंह ने उसी बात को थोड़ा सा घुमाकर कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, एक तरीके से आप देख रहे हैं खंडन किया गया है। आध्यात्मिक कहना, खुजराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो कैसे बच्चन सिंह तुलना कर रहे हैं, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं।
अगला पॉइंट है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और प्रिय विद्यार्थियों, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत लाइन बाय लाइन अध्ययन करवाया है। अगर आपने कबीर वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हाँ, वहां पर हमने इसको पढ़ा था। अगला पॉइंट है कि छायावाद पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब है नामवर सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि नामवर सिंह ने छायावादी कवियों की कविताओं को राष्ट्रीय संस्कृति नवजागरण से जोड़ने का प्रयास किया है, जबकि इस पे पलायनवाद का आरोप लग रहा था। नई समीक्षा के केंद्र में क्या है? तो है रचना, यानी जो कृति है वो नई समीक्षा, जिसको कि हम नई आलोचना भी कई बार बोलते हैं। तो उसके केंद्र में कोई रचनाकार नहीं है, बल्कि क्या है? कृति, यानी कि रचना है। कई बार हम देखते हैं कि हम रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं, कई बार हम रचनाकारों का मूल्यांकन करते हैं। खासतौर से वो विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो पीएचडी इत्यादि के लिए टॉपिक्स खोजते हैं। आप देखें, कुछ रचनाओं को लेकर हम विचार विमर्श करते हैं, कई बार कुछ रचनाकारों को लेकर भी विमर्श करते हैं। हालांकि उसके केंद्र में दोनों चीजें होती हैं, लेकिन नई समीक्षा के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कृति है, रचना है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह आलोचक की स्थापना है, ऊपर भी बताया जा चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वह विद्वान जिसने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना, या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। इसका सही जवाब है बाबू गुलाब राय। एक चीज आप देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कारण बतलाया कि अपने पौरुष से हताश निराश होकर ईश्वर के शरण में जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा था। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि बाबू गुलाब राय ने वही बात यहाँ पर दोहराई है, लेकिन उनके कहने का अंदाज अलग है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भुत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा किसकी है? सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसके पहले आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस बात को कहा, जनता के चित्त का संचित प्रतिबिंब कहा है साहित्य। ठीक है ना? तो यहाँ पर अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता। कविता को परिभाषित किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा को आपको एकदम से क्लियर करके जाना है। ठीक है। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। हालांकि इस तरह के प्रश्न काफी कम आते हैं, लेकिन रस सिद्धांत भरत मुनि से लेकर आप देखेंगे आनंद प्रकाश दीक्षित तक सवाल पूछे जाते हैं। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? नगेंद्र। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस चीज पर बल देती है? सही जवाब है रूप या शिल्प पर, जिसको कि हम कई बार पढ़ते हैं ना, रूपवाद। ठीक, जिसमें कि रूप या शिल्प पर जोर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं रूपवादी आलोचना। आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़े भी होंगे और कई असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रमों में भी रूपवाद इत्यादि आपको मिल जाएगा। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। यानी कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास काफी इंपॉर्टेंट रहा है। हमने इस पर वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं, अलग अलग पार्ट में भी और कंबाइंड भी है। आप समय निकाल कर जरूर देखिए उसको, और सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। भटकेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब है आलोचक के तौर पर हम बाबू श्याम सुंदर दास को जानते हैं, और कई बार इनकी आलोचना को कहा जाता है कि ये अध्यापकीय आलोचना लिखा करते थे। आप ध्यान रखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से पहले प्रकाशित हुआ था, और उसमें जो भी चीजें दिमाग दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, वो श्याम सुंदर दास ने ही दिया था। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको और विस्तार देते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। तो ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे, और
हिंदी साहित्य के लिए कुछ करना भी चाहते थे और किए भी। अगला पॉइंट है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की परिभाषा किसने दी? बाबू गुलाब राय। एक चीज आप देखेंगे कि बाबू गुलाब राय से भी खूब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इनसे जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर कथन है जरूर ध्यान में रखिए। कई बार परीक्षाओं में कंफ्यूजन होने लगता है। अगर ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल रहता है तो 99% विद्यार्थी जो है रामचंद्र शुक्ल को लगा देते हैं, लेकिन अगर बाबू गुलाब राय हैं तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन दिया। किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। शिवदान सिंह चौहान की रचना यानी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। वह आलोचक जिनका कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। इन सभी के नामों को हम शुरू में इंट्रोडक्शन में ही आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया था। अब आप देख रहे हैं कि उनसे कैसे सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। आप देख रहे हैं कि एक है कविता के नए प्रतिमान, अंतर रखना है आपको नामवर सिंह की पुस्तक को और लक्ष्मीकांत वर्मा। स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है नंदुलारे वाजपेयी, और नंदुलारे वाजपेयी को आपने देखा कि सौष्ठववादी आलोचक के तौर पर भी देखा गया। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया? उर्वशी जो काव्य है उसकी समीक्षा भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा कल्पना पत्रिका में, और वहीं पर विवाद हो गया। उर्वशी पर उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन किया और उसमें थोड़ा सा कुछ सवाल उठाया। एक तरीके से हम कहें कि पाप पुण्य, और फिर इस पे अश्लीलता का भी आरोप थोड़ा बहुत लगाया जाता है। तो भगवत शरण उपाध्याय ने थोड़ा सा यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो गया था। इस चीज को लेकर मुक्तिबोध इत्यादि ने भी बहुत सारी रचनाएं की, खासतौर से जैसे उन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार में फैंटेसी को स्थापित किया, वैसे ही उर्वशी को लेकर भी उनका कुछ मंतव्य रहा। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इन लोगों ने इसका विश्लेषण किया है। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या रहा? सही जवाब है 1977 ईस्वी। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? सही जवाब है परमानंद श्रीवास्तव। तो परमानंद श्रीवास्तव इत्यादि एक तरीके से इनको समकालीन आलोचकों में हम देख सकते हैं। और देख रहे हैं यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया कवि कर्म और काव्य भाषा, मतलब कवि कर्म तो है ही, लेकिन उसकी काव्य भाषा क्या है उसका मूल्यांकन परमानंद श्रीवास्तव ने किया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपरोक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा। वह आलोचक जिसका कथन है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। सही जवाब है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो इतिहास ग्रंथ है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर मौका मिलेगा तो हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे, फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना है कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचनाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? सही जवाब है आलोचना। और किसकी है? आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा नामवर सिंह। तीन महान कवियों जायसी, सूर, तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की किस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? उसका नाम है त्रिवेणी, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको लिखा है। और मुझे याद आता है कि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के जो कैंसिल पेपर हुआ था जिस पे की लीक होने का आरोप लगाया गया था, और वो प्रश्न पत्र एक तरीके से इतिहास भी रचा था, तो वहां पर एक सवाल जरूर पूछा गया था त्रिवेणी। आप ध्यान रखिए। जैसे हिंदी नवरत्न में पूछा गया कि किसको नहीं शामिल किया गया है, यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कबीर कहीं नहीं, ठीक है ना, तो आगे सवाल बनने की पूरी संभावना है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।
भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। तो मैंने रामविलास शर्मा के बारे में पहले ही बतला दिया कि कम से कम हिंदी साहित्य के 5-6 ऐसे महान साहित्यकारों के बारे में अलग-अलग पुस्तकें रामविलास शर्मा ने लिखी है और वो एक तरीके से इतिहास ग्रंथ न होते हुए भी इतिहास को पूरा करते हैं। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपरोक्त कथन किसके संबंध में? सही जवाब है रामविलास शर्मा। लेकिन कहने वाला कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में एकदम से आखिरी लाइन आप देखेंगे रामविलास शर्मा का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है। अरस्तु का काव्य शास्त्र रचना किसने की है? सही जवाब है नगेंद्र का। तो नगेंद्र आप देखेंगे कि बड़ा काम इन्होंने किया है। एक तो रस सिद्धांत पे काम किया, दूसरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर नगेंद्र का काफी काम रहा है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है या आलोचक कौन है? नामवर सिंह। ये तो पूरा आप ध्यान में रखेंगे। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे। अब विकल्प के आधार पर इसमें आप देखेंगे कि नामवर सिंह सही होगा, लेकिन आलोचना शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अरुण कमल, बहुत सारे लोगों ने किया है। ठीक है, मंडलोई, लीलाधर मंडलोई ने। अब वर्तमान समय में बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर रहे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको याद आए तो जरूर कमेंट्स कीजिए। अब वो कई बार टीवी इत्यादि पर भी आते हैं, मैंने संकेतों में बता दिया है। ठीक है, तो उनका नाम है अपूर्वानंद। अब मुझे याद आ गया, वो भी संपादन किए थे। आपको ध्यान में रखना है कि जो आलोचना पत्रिका रही वो किस टाइप की पत्रिका रही, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक खास प्रकाशन से इसका प्रकाशन होता है जिसको कि हम हिंदी साहित्य जगत में सबसे बड़ा प्रकाशन मानते हैं। अगर वहां से किताब छप जाती है तो एक सामान्य व्यक्ति भी बहुत बड़ा आलोचक हो जाता है। और वो एक ऐसा प्रकाशन है कि जो केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ही प्रोफेसरों की किताबें छापता है। ये विडंबना कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं नगेंद्र। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? नंद दुलारे वाजपेयी। महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में विभाजित है? सही जवाब है 3। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा और संवेदना दोनों पर काफी जोर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। कबीर, बाज भी, कपोद भी, पपीहा भी। आके रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि वो धर्मवीर हैं जो दलित चिंतक के तौर पर जाने जाते हैं। प्रेमचंद सामंत का मुंशी के आलोचक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश कुंतल मेघ। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। ठीक है, रमेश चंद्र शाह ने ये भी लिखा है छायावाद की प्रासंगिकता, इस टाइप से भी इनकी पुस्तक है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक कौन है? मिश्र बंधु। अभी ऊपर हमने चर्चा भी की। आलोचना को कला की सजगता कहा है मिडिल्टन मरे ने। आप देख रहे हैं कि एक ऐसे पाश्चात्य विचारक का नाम आया जिन्होंने आलोचना को कला की सजगता कहा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो आलोचना है वो सृजनात्मक विधि विधा के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन मिडिल्टन मरे ने इसको एक महत्वपूर्ण चीज माना है। भारतीय समीक्षा के जनक माने जाते हैं राजशेखर, जो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किससे माना जाता है? सही जवाब है पदम सिंह शर्मा। जब आप भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना को पढ़ेंगे तो वहां पर पदम सिंह शर्मा का नाम आ जाता है। यदि मैं कामायनी लिखता आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कामायनी तो लिखा जयशंकर प्रसाद ने, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत उनके समकालीन होने की वजह से उन्होंने एक
लिखा है कि यदि मैं कामायनी लिखता तो किस तरीके से लिखता। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? सही जवाब है भगवत स्वरूप मिश्र। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन किस सन के आसपास में होता है? तो वह 1930 के आसपास में उन्होंने समीक्षात्मक किताबें लिखना शुरू किया, इतिहास ग्रंथ लिखना शुरू किया। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने जहां भारतीय काव्य शास्त्र को आधार बनाया, रस मीमांसा नाम से पुस्तक लिखी, उसी तरीके से आप देखेंगे पाश्चात्य समीक्षा को भी उन्होंने ध्यान में रखा, खासतौर से वक्रोक्ति को क्रोचे से जोड़कर, और फिर ब्रेडले इत्यादि को भी उन्होंने ध्यान दिया है। आपने पढ़ा होगा रिचर्ड से काफी प्रभावित थे, आइए रिचर्ड। वह समालोचक जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। सही जवाब है रामविलास शर्मा। और जनवादी कवि का मतलब प्रगतिशील या फिर प्रगतिवादी कवि के तौर पर। और जब मैं रामविलास शर्मा का नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में वो सप्तक भी आ गया होगा कि इनका संबंध किस सप्तक से था। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? मुक्तिबोध का लिखा गया है, 1961 में लिखा गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुक्तिबोध ने कामायनी पर लगभग 20 वर्षों तक अध्ययन किया और उसके उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो क्या है, एक फैंटेसी के रूप में। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। इसी तरीके से एक मिलती जुलती और रचना के बारे में हमने बहुत दूसरे वीडियो में बताया हुआ था कि हरदेव बहारी ने भी लिखा हुआ है, बल्कि मैं प्रैक्टिस सेट में उस चीज को बताया था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को उतना याद है कि नहीं। मुझे तो अपने हर वीडियो में मैंने किस वीडियो में क्या बतलाया हुआ है, इन चीजों को याद रखता हूँ और रखना भी चाहिए। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? विजय देवनारायण शाही। तो विजय देवनारायण शाही का भी संबंध सप्तक से रहा है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो कौन सा सप्तक है। वह विधा जो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसके बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं। माना जाता है आलोचना को, लेकिन काशीनाथ सिंह जो कि नामवर सिंह के भाई रहे, नामवर सिंह ने तो इस चीज को नहीं लिखा कि आलोचना भी रचना है, लेकिन काशीनाथ सिंह ने लिख दी पुस्तक आलोचना भी रचना है। कई बार वो भी सवाल पूछा जाता है। वह आलोचक जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है। सही जवाब है नगेंद्र। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? दिनकर। वह कथाकार जिसको हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय दिया जाता है। सही जवाब है राजेंद्र यादव। और न सिर्फ स्त्री विमर्श को, बल्कि आप देखेंगे कि दलित विमर्श को भी उन्होंने केंद्र में लाया था। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि जो जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उसकी भूमिका खुद राजेंद्र यादव ने लिखा हुआ था। तो हंस नामक पत्रिका के माध्यम से आप देखेंगे कि सन 1990 ईस्वी के आसपास से इन्होंने विमर्शों को रखने की कोशिश की, खासतौर से स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। और कई बार तो राजेंद्र यादव के समकालीन, मुझे याद है कि जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था तो एक सेमिनार में आयोजन हो रहा था, तो वहां पर राजेंद्र यादव भी आए थे। तो एक आलोचक ने कहा कि एक जमाना था कि राजेंद्र यादव स्त्रियों से घिरे रहते थे। ऐसा माना जाता था कि ये इन्होंने कई महिला कथाकारों को पैदा किया है, उनको जन्म दिया, उनकी कहानियों का विश्लेषण करते हुए, या फिर उसमें कमी क्या है और क्या जोड़ना चाहिए, उस तरीके से। अगला पॉइंट है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। आप देखेंगे कि नाटकों की जब समीक्षात्मक शुरुआत होती है तो इसमें बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन का नाम आता है, ठीक है ना। काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप सभी को यह पता चल गया होगा कि रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना कितना जरूरी है। एक किताब आपने पढ़ी होगी, वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद। कुछ शब्दों को आप देखिए कि जो आगे चलने वाले जो आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल के बाद, वो कई बार शुक्ल जी के शब्दों को ध्यान में रखते किताबें लिख दिया करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए सीरीज चल रही है, उसको मन लगाकर आप देखिए, पढ़िए
और प्रोत्साहित भी कीजिए। मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर इतना मेहनत से बनाते हैं और व्यूज भी आता है लेकिन लोग लाइक नहीं करते। तो मुझे लगता है कि लोग दिल से लाइक करते हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन कई बार दिखाना भी पड़ता है, तो थोड़ा बहुत दिखा दिया करिए। अगला पॉइंट है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति आचार्य शुक्ल को अच्छे से पढ़ेगा, जो व्यक्ति प्रेमचंद को अच्छे से पढ़ेगा, जो व्यक्ति निराला को अच्छे से पढ़ेगा, वही इस कथन को कह सकता है। इस कथन में आप देख रहे हैं कि तीन महत्वपूर्ण साहित्यकारों की बात की गई। यही फर्क पड़ता है आलोचक बनने में। कई बार हम बहुत कम पढ़ लिख कर भी आलोचक बनने की कोशिश करते हैं, शायद वो हमारा सतही प्रयास रहता है और पॉपुलर होने की कोशिश रहती है। आलोचक बनने के लिए काफी अध्ययन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कथन है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए। अगला पॉइंट है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? दशरथ ओझा। इनके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में ही आप सभी को बताया था। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रभाकर श्रोत्रिय को आप देखेंगे कि जो साहित्य अकादमी से अलग अलग लेखकों पर मोनोग्राफ आते हैं, पतली पतली किताबें होती हैं। कभी आप साहित्य अकादमी दिल्ली में जाइए तो मोनोग्राफ जरूर खरीद लीजिए। अगर किसी रचनाकार को आप जानना चाहते हैं या फिर जिस पर पीएचडी इत्यादि करना चाहते हैं तो मोनोग्राफ बहुत सारे हैं। प्रभाकर क्षत्रिय ने भी मोनोग्राफ लिखे हैं। हिंदी आलोचना का इतिहास माना जाता है, मतलब कि हिंदी आलोचना की शुरुआत कहाँ से होती है? आधुनिक काल से होती है। रस सिद्धांत का संबंध किससे रहा है? नगेंद्र का। और आप देखेंगे कि रस सिद्धांत नगेंद्र, रस सिद्धांत नंदुलारे वाजपेयी ने भी किया हुआ है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसने लिखी हुई है? पूरन दास। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, एक बार ये और आ चुका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जानते हैं कि इनका नाम आते ही आपके दिमाग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त को लेकर एक शब्द को लेकर बड़ी चर्चा हुई, अनिस्थिरता का। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो रामचंद्र शुक्ल महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्ल जी की खास विशेषता है कि वो कंफ्यूज कर देते हैं, गूगली फेंक देते हैं। आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन द्विवेदी है। वो द्विवेदी कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन किस आलोचक का है? सही जवाब है राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी कृति है? नगेंद्र। वह विधा जिसकी सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। सही जवाब है नाटक। नाटक का लोगों ने सैद्धांतिक रूप से मूल्यांकन किया, व्यवहारिक रूप से भी मूल्यांकन किया। खासतौर से आप देखेंगे संयोगिता स्वयंवर शुरुआती दौर में। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रकांत देवताले। हालांकि ये कवि रहे हैं लेकिन इन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक भी मुक्तिबोध को केंद्रित करके लिखी हुई है। वह मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है। सही जवाब है रामविलास शर्मा। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास। तो रूपक रहस्य से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। और आखिरी सवाल है रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? सही जवाब है 1951 ईस्वी। तो आप देख रहे हैं कि जब दूसरा सप्तक शुरू हो रहा था तब रामदहिन मिश्र ने काव्य विमर्श नाम से, इन लोगों का अपना अलग ही चलता था, तो इन्होंने पुस्तक लिखी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी आलोचना से मोटे तौर पर कैसे सवाल पूछे जाते रहे हैं उन पर हमने चर्चा की और इसी बहाने हमने आलोचना को भी ठीक से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट्स आमंत्रित रहेंगे और जो भी चीजें हैं अपने इस चैनल को अपना मानते हुए इसका प्रचार प्रसार जरूर कीजिए। आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। तो कमेंट्स जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।